द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, हम अभी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय वर्ष में रीतिकाल ही सबसे महत्वपूर्ण काल है और रीति से संबंधित धाराएं, रीति से संबंधित कवि ही आपके कोर्स के महत्वपूर्ण कवि हैं। हमने इससे पूर्व रीतिकाल के नामकरण पर और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर हमने अध्ययन किया था। आज हम रीतिबद्ध कवियों की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। इसकी 3 धाराएं हैं: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। प्रथम धारा रीतिबद्ध कवियों की प्रवृत्तियों के विषय में है। हम इसके विषय में अब अपना अध्ययन कर रहे हैं। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, पद्माकर, सेनापति आदि कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इन कवियों ने जिस काव्य की रचना की है, उस काव्य में इन्होंने किन किन विशेषताओं को लिया है, अपनी कविता में कौन कौन सी प्रमुख भावनाएं हैं, उसका हम वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहला है आचार्यत्व का मोह। रीतिबद्ध कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। कुछ कवि रस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जबकि कुछ अलंकार संप्रदाय के साथ जुड़कर काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का प्रणयन कर रहे थे। इनको विश्वास था कि लक्षण ग्रंथ रचकर वे बहुत बड़े आचार्य कहलाएंगे। ऐसे कुछ रचनाकारों ने लक्षण ग्रंथ अपने आश्रयदाताओं के आदेश से भी लिखे थे। केशवदास ने प्रवीण राय को काव्य शास्त्र पढ़ाने के लिए कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना की थी। कवित्व शक्ति का तिरस्कार। रीतिबद्ध कवि थे तो मूलतः कवि ही। उन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों में विभिन्न परिभाषाओं को लिखकर उदाहरण के रूप में अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। पृथक पृथक परिभाषाओं के लिए एक ही कवि उदाहरण प्रस्तुत करे, इससे तो यह पता चलता है कि उसमें अनेक विध भावों को कविता के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता थी। परिस्थितिवश उनकी उस प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। फिर अपनी दृष्टि से कवियों ने अपनी क्षमता प्रकट की। चिंतन में मौलिकता का अभाव। रीतिकालीन आचार्यों ने लक्षण ग्रंथ लेखन में संस्कृत आचार्यों के विचारों को ही अपनाया। मौलिकता का सर्वथा अभाव है। कहीं कहीं प्राचीन लक्षणों से हटकर कुछ लिखना चाहा तो वह हास्यास्पद हो चुका। वस्तुतः इन आचार्यों ने रूढ़ि से जुड़े रहना ही अधिक उपयुक्त समझा। मौलिक दृष्टि विकसित करने की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, देते तो वे सफलता भी मिल सकती थी। अगला बिंदु है श्रृंगार की प्रधानता। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार मानी जाती है। उसको रीतिबद्ध कवियों ने अपने अपने ढंग से अपनाया। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में रीतिकाल के प्रभाव से माधुर्य भावना को प्रधानता मिली। राम भक्ति धारा को मर्यादावादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उसमें भी सखी संप्रदाय चल पड़ा। प्रेम लीलाओं का अतिरंजित वर्णन भी किया गया। नारी सौंदर्य चित्रण। रीतिबद्ध कवियों ने नारी को विलास की वस्तु माना और सामयिक प्रभाव से प्रेरित होकर उसके रूप सौंदर्य का चित्रण करने में सारी शक्ति लगा दी। नायिका भेद को प्रमुखता से चित्रित किया गया। प्रेम का अर्थ रूप लालसा के अतिरिक्त कुछ भी होता है, इसे रीतिबद्ध कवि नहीं जानता। वह रसिक तो था, प्रेम नहीं था। रीतिबद्ध काव्य में प्रेम का कोई उच्च आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया है। हाँ, सौंदर्य चित्रण में उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। प्रकृति का उद्दीपक रूप में चित्रण। रीतिबद्ध कवियों ने प्रकृति चित्रण किया है। नायक और नायिका की प्रेम लीलाओं के चित्रण में प्रकृति उद्दीपन का कार्य करती है। आलम्बन के रूप में प्रकृति का वर्णन किसी ने नहीं किया। सेनापति जैसे समर्थ कवि ने प्रकृति का वर्णन श्लेष का चमत्कार प्रदान करने के लिए किया था। अगला बिंदु आता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अधिकतर रीतिबद्ध कवि शासकों के आश्रित थे। उन्होंने युग प्रवृत्ति के अनुसार उनकी जी भरकर अतिशोक्तिपूर्वक प्रशंसा की। कई रचनाएं आश्रयदाताओं को समर्पित की हैं। उनका नामकरण भी आश्रयदाताओं के नाम पर किया है। अगला बिंदु है
अनेक शैलियों का उपयोग। रीतिबद्ध कवियों में से किसी ने कवित्व छप्पय शैली को अपनाया, किसी ने सवैया शैली को, किसी ने कुंडलिया शैली को। तुलसी जायसी की दोहा पद्धति शैली का प्रयोग बहुत कम हुआ। बिहारी ने तो काव्य रचना के लिए केवल दोहा शैली को आश्रय दिया। केशव ने अपनी रामचंद्रिका में छंदों को अजायब घर सा बना दिया। रीति काल में प्रबंध काव्य कम लिखे गए। अधिकतर रचनाकारों ने मुक्तक छंदों में अपने भावों को निबद्ध किया। उनको सुनाकर विराज दरबार में प्रचुर पुरस्कार प्राप्त किया करते थे। अगला बिंदु है संश्लिष्ट भाषा का प्रयोग। रीति काल में ब्रज भाषा का काव्य सामर्थ्य अत्यधिक विकसित हो चुका था। उसको विकसित करने के लिए रीतिबद्ध कवियों ने योगदान दिया और इसका उपयोग करने में भी कुशलता प्रदर्शित की। सेनापति, पद्माकर आदि कवियों के साथ में ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण एवं अर्थ गांभीर्य युक्त रूप प्रस्तुत किया गया। अगला बिंदु है भक्ति भावना। भक्ति प्रदर्शन की वस्तु बन गई। कविगण भक्ति के लिए भी बहाने खोजने लगे। बहाने के रूप में रीतिकालीन प्रवृत्तियों को अपनाया गया। भक्ति उपास्य नहीं रही, आराध्य नहीं रही। उसको घटते हुए जीवन मूल्यों के बहाने बचाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिबद्ध कवियों ने रीति काल में ज़्यादातर एक ही तरह की विचारधारा को अपनाकर आचार्य बनने की कोशिश की और उसमें वे सफल भी हुए। काव्य में विविधता वो नहीं ला पाए, इसलिए इसके साथ साथ दो धाराएं और चलती रहीं, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। इन कवियों ने भक्ति काल के जो राधा कृष्ण थे, जो भक्ति से संबंधित थे, लोगों ने जिनकी भक्ति की थी, उन राधा कृष्ण को रीति काल में लाते लाते साधारण नायक नायिका के रूप में उसको प्रस्तुत किया और साधारण नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत कर वैसे ही भगवान भक्ति तो बिल्कुल खत्म हो गई, वो साधारण नायक नायिका बन गए और उसी के अनुरूप उनका वो आचरण करने लगे। कहीं भी एक शालीनता, एक संश्लिष्टता उनके काव्य में नहीं आ पाई, इसलिए श्रृंगारिकता से युक्त रीतिकाल का काव्य बन पड़ा था। विद्यार्थियों, रीतिकाल जो है इसकी भाषा जो है अवधि ज़्यादा है और कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। इसलिए इस साहित्य को पढ़ने में और समझने में आपको उसी तरह का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें श्रृंगारिकता, बल्कि गूढ़ श्रृंगारिकता बहुत अधिक है। धन्यवाद।